डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। स्वस्थ राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं हम ये कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तार से होती है बातचीत। अभी कुछ ही साल बीते हैं कि चीन से निकला एक वायरस कोरोना, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। और अब एक और वायरस का नाम सुर्खियों में लगातार आ रहा है, HMPV, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये वायरस, इसके भी केसेस आ रहे हैं और चीन समेत भारत में भी अब कुछ केसेस सामने आ गए हैं, तो क्या घबराने की जरूरत है? एक्सपर्ट्स की माने तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला अब की बार कुछ अलग है। तो किस तरह का है ये मामला, क्यों ये इतना खतरनाक नहीं है, इस बारे में विस्तार से आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे बातचीत। तो ये समय घबराने का नहीं है, बल्कि सचेत रहने का है, जानकारियां जुटाने का है, और यही जानकारियां आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपको दी जाएगी। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा HMPV वायरस, कारण, लक्षण और बचाव। जी हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि HMPV के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आपके मन में भी जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इस वायरस के बारे में भी, तो उन सवालों को आप पूछ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आप हमारे साथ टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं बेझिझक। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। नोट कर ले ईमेल ID swasthkisanlive2024@gmail.com। ध्यान रखिए कि सवाल के साथ साथ अपना नाम स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, एम्स, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। तो आप दोनों से हम जानेंगे कि ये HMPV जो है, ये किस तरह का वायरस है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसकी व्यापकता अभी उस तरह से नहीं है। और फिर भी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी तरह से हरकत में है, निगरानी रखी जा रही है पूरे मामलों की। और पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे कि इस वक्त की क्या स्थिति है और बचाव के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। तो तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की। ये वायरस कोरोना की तरह हमारी श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। खास तौर पर सर्दियों और बसंत ऋतु के शुरुआती दिनों में इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। हालांकि भारत में अब तक इसके कुछ ही मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन ये वायरस किसी भी उम्र के इंसान को प्रभावित कर सकता है। 9 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक में इसके मामले देखे गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई नया वायरस नहीं है। HMPV 2001 से भारत सहित पूरी दुनिया में मौजूद है। इस संक्रमण के सामान्य लक्षण हैं सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संक्रमण आमतौर पर हल्का होता है और अधिकांश मरीज बिना किसी खास इलाज के ठीक हो जाते हैं, लेकिन लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गुजरात में 7 साल के एक बच्चे का मामला सामने आया है, जिसमें यह संक्रमण पाया गया और हालत गंभीर हो गई। इस केस ने सभी को सतर्क कर दिया है। ये जानना भी जरूरी है कि भारत में जितने मामले आए हैं, उनमें से किसी का भी विदेशी यात्रा का इतिहास नहीं है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी कड़ी कर दी है और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साबुन और पानी से हाथ धोएं, गंदे हाथों से नाक, आंख और मुंह को छूने से बचें और खांसते या छींकते समय मुंह नाक को ढकें। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। जानकारी ही बचाव है। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।
जी हाँ, जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा और हमने बताया कि ये समय घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बस सतर्कता रखें और जानकारियां रखें। तो आइए जानकारियों के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। डॉक्टर संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की क्या स्थिति है, ये जो HMPV है इसके केसेस कितने आए हैं और किस तरह का हाल है? बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक तो नहीं है जिस तरह का कोविड था, क्योंकि उस कोविड के कारण लोगों में भय ज़्यादा बन गया है वायरस का नाम सुनते ही। देखिए, अभी टोटल केसेस की बात करें तो अभी तक 29 केसेस यानी 29 केसेस अभी पूरे भारतवर्ष में आए हैं। और इसमें से अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो तमिलनाडु में 14 केसेस आए हैं, दिल्ली में 3 केसेस रिपोर्टेड हैं जी। और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में, इस तरफ साउथ सदर्न जो कंट्री के जो स्टेट्स हैं इसमें ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड हैं जी। लेकिन धीरे धीरे केसेस अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि कोरोना वायरस और इसमें तुलना ही नहीं है बल्कि जी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो विरुलेंस था और कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन रेट था वो इससे कई ज़्यादा अधिक था। इसके वजह से उसमें तेज़ी से फैलाव हुआ और जो केसेस जो जिसमें सारी जो जिसको कहते हैं कि सीवियर केसेस ज़्यादा आए जी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये खास जैसे कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह होता है। और कुछ केसेस जो होते हैं वो थोड़े से जो लोग थोड़े से जिनका इम्यूनिटी कम है या जो बहुत छोटे बच्चे हैं जी। या जो एल्डरली हैं इनमें खास करके ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जी जी, बिल्कुल। तो इसलिए इस वायरस के बारे में समझना ज़रूरी है। तो डॉक्टर पीयूष हमें समझाए कि किस तरह से ये जो कोविड का वायरस था उससे अलग है, ये किस किस्म का वायरस है HMPV? जी, जैसा वायरस के पहले जाने से पहले हम ये समझते हैं कि एक मौसम में सर्दी खांसी होता है जी। सर्दी खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जब ये फेफड़ों तक आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये मूल तौर पर जो ज़्यादातर केसेस में जो सर्दी खांसी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है लगभग 90% केस में किसी न किसी वायरस की वजह से होता है जी। और इस वायरस का कोई ना कोई नाम होगा, चाहे कोरोना वायरस हो, इन्फ्लुएंजा वायरस हो या फिर इस तरह से HMPV वायरस हो। तो इस तरह से कोई ना कोई वायरस होता है। जैसा डॉक्टर संजय ने भी बिल्कुल शुरू में बताया कि ये वायरस बहुत पहले से है और जो लंबे समय में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं जिसमें अगर हर एक रेस्पिरेटरी केसेस को देखा जाए तो 10% जो टोटल केसेस देखे गए हैं वो विशेष तौर पर बच्चों में जो है वो HMPV वायरस से लंबे समय से होते आ रहा है। अच्छा। तो आमतौर पे सर्दी खांसी जो कोई भी होता है तो वो हर किसी को एक साल में 3 से लेकर 4 बार तक होता है, क्योंकि ये एक मामूली सर्दी खांसी होता है वो हमेशा वो ख़त्म हो जाता है। और अगर हम लोग इसके डायग्नोसिस को करें तो किसी न किसी वायरस की वजह से जरूर होता है जी जी। तो उस वायरस का भी कोई ना कोई नाम होगा। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि यह पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात ये हुई कि ये कोरोना वायरस और इसके बारे में जैसा आपने इस बारे में बताया, डॉक्टर संजय ने भी इस बारे में बताया कि वीरुलेंस मतलब ऐसा ये कि कोई भी वायरस जिसके होने के बाद वो कितना ज़्यादा आपको बीमार कर पाता है, तो उसको आम बोलचाल की भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में हम लोग वीरुलेंस कहते हैं। और एक वायरस से एक आदमी से दूसरे आदमी से तक फैलने की क्षमता कितनी ज़्यादा, उसको हम लोग इन्फेक्टिविटी कहते हैं। आज जब हम लोग चर्चा करेंगे इस संबंध में, जब वैज्ञानिक तथ्य को साझा करेंगे तो इन 2 टर्म्स को बार बार हम लोग यूज करेंगे इस चीज़ के लिए। जी जी। तो अच्छा है कि आपने आम बोलचाल की भाषा में भी हमें समझा दिया है कि विरुलेंस या फिर इन्फेक्टिविटी ये तमाम चीज़ें क्या है, जिसके बारे में बातचीत तो होती रहेगी। तो संक्रमण जो इसका फैलता है वो उतनी तेज़ी से नहीं फैलता जो कोरोना के टाइम पे हमने देखा। और अभी तक डॉक्टर संजय मृत्यु की भी कोई खबर नहीं है, बल्कि मतलब ये तो और भी ज़्यादा आसान भाषा में आप हमें समझा सकते हैं कि इतना ज़्यादा घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना घातक भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये घातक भी नहीं है। एक आम जैसे नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है जो आम तौर पे जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार हल्का सा जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये तो आम आप देखेंगे कि आजकल सभी को हो जाता है। जैसे सर्दियां आती हैं, मौसम चेंज होता है, तो उसमें ये चीज़ें आम चीज़ें हैं। तो उसी तरह से ये इन्फेक्शन है और मैक्सिमम लोगों को ये ठीक भी हो जाता है। जी जी। तो
ओनली 1-2 या 3% केसेस में ये थोड़ा सा घातक हो सकता है, जिसमें थोड़ी सी आपको अतिरिक्त सावधानी की जरूरत हाँ, होगी जी, जिसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। डॉक्टर पीयूष, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि सर्दी जुकाम खांसी तो इस मौसम में हो ही जाता है आमतौर पर, और कोई ना कोई वायरस तो उसके पीछे होगा ही। तो आमतौर पर तो ये डायग्नोज भी नहीं किया जाता है कि ये किस वायरस की वजह से है। जी देखिए, वायरस जैसा किसी न किसी वायरस से होता है, चूंकि इसकी जांच जो कोई भी वायरस इलनेस होता है उसे RT-PCR नामक जो एक जांच की विधि होती है जिससे हम लोग करते हैं। इसमें आपके नाक और इसमें जो है वो ये कॉटन के स्वाब को लेकर के हम लोग करते हैं। तो ये कुछ निश्चित लैब में होता है और इसमें ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। और चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो मतलब सदियों से, जब से हम लोग जानते हैं, दादी नानी के ज़माने से हम लोग जानते हैं कि सर्दी खांसी ऐसे होते आया था तो ठीक होते रहता है। जहां आंकड़ों की बात डॉक्टर संजय ने शुरू में की कि ज़्यादातर केस में एक फौरी अनुमान के तौर पर 90% जो कोई भी सर्दी खांसी के केस होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपकी नाक में, आपके गले में, इसी तरह से होता है। सिर्फ 10% ही केस में ऐसा होता है कि वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फैलता है। अच्छा। और ज़्यादातर वायरल इलनेस में इररेस्पेक्टिव चाहे वो HMPV हो या और कोई भी वायरस हो, उसमें ऐसा होता है। हमारे देश में ये संख्या कुछ कम होती है क्योंकि हम लोग जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा जो है वार्म कंट्री के हैं। जो कोई भी अगर जैसे कि जो ज़्यादा ठंडे प्रदेश के हैं, पश्चिमी देश, कनाडा हो गया या ये फिर यूरोप के देश हो गए, उसमें इन्फ्लुएंजा हर साल सबसे इम्पोर्टेंट कारण है रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण डेथ जो होने वाला है। तो हमें समझने की ये बात है कि इस वायरस के द्वारा भी कोई ना कोई वायरस होगा और इस वायरस में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या खतरनाक टाइप ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता है। और हमारे देश में भी जो पाश्चात्य जो कोई भी हमारे पास आ रहा है या ठंडे प्रदेशों से जो इन्फ्लुएंजा का वायरस जो हुआ या रेस्पिरेटरी कोई भी वायरस हुआ वो कम होता है। और जैसा कि बहुत क्लियर बताया गया कि इसमें घातक उन्हीं केसेस में होता है जो कि कुछ खास वर्ग होते हैं, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। यही मेरा अगला सवाल है डॉक्टर संजय, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि कुछ ही मामलों में ये ज्यादा घातक होता है और खासतौर पर अभी तक जो HMPV के केसेस हम देख रहे हैं उसमें अधिकतर छोटे बच्चों में ये पाया जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है और ये जो घातक जिन लोगों के लिए होते हैं, जो ये खास वर्ग है, उनके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, ये जो घातक होता है 5 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, खास करके जो 1 साल के नीचे जो बच्चे हैं जी, इनमें ये थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि 5 साल के आते आते सभी को ये इन्फेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है जी। और उसके बाद ये जैसे रिकवरी होता है तो आपके एंटीबॉडीज इसमें बन जाते हैं, यानी कि शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता बनने लग जाती है मेरे ख्याल से। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इसमें इम्यून हो जाते हैं जी। और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है 5 साल तक आते आते। ठीक। तो इसके बाद फिर री इन्फेक्शन हो सकते हैं और होते भी रहते हैं, लेकिन उतना सिवियर केसेस नहीं होते हैं। इसलिए ये जो बच्चे हैं, जो खास करके जो 1 साल के नीचे जो बच्चे हैं, इनमें अभी जो लड़ने की क्षमता है या जो ये इन्फेक्शन है ये नया है उनके लिए। तो ऐसे में ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है। या सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं इन्हीं बच्चों में खास करके आते हैं, या फिर जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है। अच्छा। जैसे कि डॉक्टर पीयूष ने अभी बताया कि 65-70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें, या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉयड हो गया या कीमोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा। या उनको पहले से ही लंग की इन्फेक्शन, लंग का थोड़ा सा कमज़ोर है उनका लंग, जैसे कोई बीमारी है, एस्थमा हो गया या COPD हो गया, या फिर उनको जैसे कि हार्ट की समस्या है, उनका हार्ट थोड़ा कम काम कर रहा है, या पहले से ही उनका ये सारी दिक्कतें जो होती हैं, लिवर की प्रॉब्लम हो गई या किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जिनका उनका जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा कम है जी जी। ऐसे कंडीशन में ये जो तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए बचाव के लिए, इस पर भी बातचीत करेंगे आगे। इस बीच हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। दीपक जी नासिक महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। दीपक जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही मैडम जी। दीपक जी अपना सवाल पूछ पहले सकते तो हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताएं। पहले तो नमस्कार मैडम जी। नमस्कार दीपक जी, बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। जी दीपक जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, मेरा सवाल है अभी जो नया जो वायरस आया है और पुराना जो कोरोना वायरस था,
जी। अभी मेरे फादर को 2 साल पहले कोरोना वायरस हुआ था। ठीक है। हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी दीपक जी। हाँ मैडम, जो मेरे फादर थे ना, उनको 2 साल पहले कोविड हुआ था, बराबर। ठीक है। उसमें से अभी रिपेयर हो गए, पर अभी जो नया वायरस है उनको अभी खाली 2-4 दिन से सर्दी बुखार आ रहा है मैडम। तो फिर से कोई टेस्ट करना पड़ेगा या ऐसा नॉर्मल मेडिसिन लेके कवर हो सकता है? जी, वो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी जी, आइए जानते हैं। डॉक्टर संजय बताएं। जी देखिए, इसमें ये मैंने जैसे बताया कि आमतौर पे ये एक नॉर्मल कोल्ड एंड कफ की तरह ही होता है, जिसमें हल्का सा आपको फीवर आ सकता है, गला खराश हो सकता है, गले में थोड़ा हल्का सा दर्द हो सकता है, और साथ में जुकाम भी हो सकता है, नाक बंद भी रह सकता है, या छींके बार बार आना, नाक से पानी आना, मांसपेशियों में दर्द होना, या पूरे जिस्म में गिरावट सा महसूस होना। ये आम जो तौर पे जो नॉर्मल जो खांसी जुकाम बुखार होता है, ये 5 से 7 दिन तक रहता है और ये ठीक हो जाता है। तो सभी केस में ये हम टेस्टिंग नहीं करते हैं, खास करके हम टेस्टिंग उनमें करते हैं जिसमें ये थोड़ा सा सीरियस, जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में चला जाता है, जिसमें आपको सांस फूलने लग जाता है। अगर आपको सांस फूलने लग जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर इसकी जांच करते हैं। तो सभी केसेस में हम लोग जांच नहीं करते हैं। बिल्कुल दीपक जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर्दी ज़ुकाम इस तरह की समस्याएं होती ही रहती है इस मौसम में, और इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ये समस्या नियंत्रण में नहीं आ रही है, बहुत समय हो गया है, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम HMPV के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके कारण, लक्षण और उपायों के बारे में बातचीत की जा रही है इस कार्यक्रम के दौरान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनसे पहले बात करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी हेलो जी, नंदस्वरूप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना मेरा सवाल नाम पूछें। नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि HMPV वायरस जो है, जी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि पहले तो हम लोग करते कि खाने के पहले, शौच के बाद हाथ धोते थे, जी 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी, भीड़ भड़ा बिल्कुल। के इलाके में न जाएं, ये सब परहेज करते थे। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आइए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर पीयूष, बताएं हमें कि पहले जिस तरह से एहतियात बरता जाता था, क्या अभी भी उसी तरह से एहतियात बरतना है? डॉक्टर जी, पीयूष। देखिए, जिस तरह से इस वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो फैलने का जो तरीका है, वो कोविड वायरस की तरह ही बिल्कुल है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। तो बचाव के जितने भी हम लोगों ने कोविड के दौरान में जो कोई भी बचाव के तरीके जो हम लोगों ने ईजाद किया था, वही सेम तरीका जो है वो आपको इस बीमारी से भी बचाव ये करेगा। और मैं आप सबों के जानकारी के लिए मैं फिर से उसे एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले कॉफ एटिकेट, यानी खांसी करते समय, छींकते समय अपने चेहरे को इस तरह से ढक लें, या फिर आप अपने हैंडकरचिप या रुमाल इसका प्रयोग करें, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी ऐसा आदमी जो कि बीमार हो, उस आदमी से इम्प्रॉपरली जो है आप दूरी बना करके रखें। और अगर छींकते समय, खांसते समय अगर आप अपने चेहरे को ढकते हैं, या अन्यथा भी आप
रेगुलर इंटरवल पर अपने हाथ को धोएं। धोने के लिए ये आवश्यक है कि सिर्फ एक हल्की पानी से धोना सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि आपको बहते हुए पानी में साबुन की मदद से जो है एक निर्दिष्ट समय तक जो है उसको हाथ को अच्छी तरीके से आपको धोना होगा, तभी आप इससे बचाव कर सकते हैं। नंबर 3, और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि एक दूसरे से जो कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करके रखें, और इन सभी तरीकों के द्वारा जो है हम लोग इस वायरस को जो कंटेन कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी इस बात के लिए कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस की तकलीफ हो, वो खुद को आइसोलेट कर लें। अच्छा। और जहाँ कहीं भी आपको स्थिति हो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, और जो कोई भी अभी हम लोग कार्यक्रम में आगे इलाज कैसे करें इसके संबंध में जब बताएंगे, तब साथ साथ ये जरूरी है कि उस पीरियड में अपने आप को आइसोलेट करके रखें। जी, ताकि ये जो संक्रमण है वो और ज़्यादा न फैले, इस बात का ध्यान आपको भी रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। गंगा सिंह जी हमारे साथ मैनपुरी उत्तर प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए हैं। गंगा सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। गंगा सिंह जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। हेलो, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ आ रही है। जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, कर रहे हैं जी। हाँ ठीक। जी गंगा जी, अपना सवाल पूछें। हमको जैसे जुकाम हो जाता है, 2 हफ्ते तक रहता है दवा लेने, तो 1-2 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर जुकाम हो जाता है जल्दी। जी। सवाल जैसे हम बता रहे हैं, हमको जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर संजय, क्या वजह लग रही है कि बार बार ठीक हो जाता है लेकिन वापस से फिर जुकाम इनको हो जाता है? देखिए, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो वायरल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, आमतौर पे ये वायरल इन्फेक्शन 7 से 8 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये जो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक रह रहा है, तो आपको जैसे हमने बताया सांस फूल रहा है, तो उसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन जो आपने अभी सिम्टम्स बताए हैं कि बार बार हो जाना, आपको इसको कंडीशन को कहते हैं हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस। यानी कि आपको कोई किसी चीज़ से एलर्जी है जिसके वजह से आपको ये बार बार जो सीजनल राइनाइटिस होता है, जिसमें आपको बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना, इस तरह के सिम्टम्स आती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिलके इसका पुनः इलाज कर सकते हैं। और ये इलाज होने लायक बीमारी है, ये कोई वायरस से नहीं होता, बल्कि एक ये एलर्जिक प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो गंगा सिंह जी, आप जो लक्षण बता रहे हैं अपनी बीमारी के, उससे यही संकेत मिल रहा है कि ये एलर्जी है, और डॉक्टर से संपर्क करके आप इसका उचित इलाज कराएं। आगे बढ़ते हैं, और एक ईमेल के जरिए सवाल आया है हमारे दर्शक, उसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रोहित जी ने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है, लिखते हैं कि सर्दी के मौसम में किसान भाई बहनों और उनके बच्चों को कौन कौन सी बीमारियों का सबसे अधिक खतरा होता है, और इनसे बचाव के लिए क्या प्राकृतिक उपाय या घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं ताकि पूरे परिवार की सेहत और खेती दोनों सुरक्षित रहें। तो डॉक्टर पीयूष, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, सर्दी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा जो केस होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि ये सर्दी, खांसी और फेफड़े के इन्फेक्शन, और ये जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारा कुछ हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सर्दी के समय में ठंड लगना, शीतलहर के प्रकोप से जो तकलीफ होती है वो भी बहुत प्रमुखता होती है। और इसके साथ साथ जो यूजुअल जो इलनेसेस रहते हैं, जो पॉल्यूशन के कारण होता है, वो सारी जो कॉमन ये इलनेसेस रहते हैं। इनसे बचाव के लिए सर्दी, खांसी या कोई भी वायरल इलनेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो बचाव के जो उपाय बताए गए, बार बार हाथ को धोना, बीमार आदमी से दूर रहना, और ये कॉफ एटिकेट हुआ उसका ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, शीतलहर से बचने के लिए, जो सर्दी ठंड लगने से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि वो आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो, खासकर रात के समय में जबकि टेम्परेचर ज़्यादा कम रहता है, तो अपने आप को पूर्ण तौर पे ढक करके रहें। और कपड़े से ढक के रखने से आप इस चीज़ से ये बच सकते हैं अपने आप को। पॉल्यूशन के लिए जो अलग अलग सरकार समय समय पे जो दिशा निर्देश जारी करती है उसका पालन रखें। यहाँ आवश्यक है इस बात को समझना कि आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा, और इम्यूनिटी पर ध्यान देने के लिए
जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं, इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दीर्घकालीन निवेश की तरह है, जिसमें कि अगर आपको रेगुलर डिविडेंड चाहिए, लगातार बराबर लाभ अगर आपको चाहिए, तो आपको बराबर निवेशित रहना पड़ेगा। इसके लिए यानी कि आपको अपने डाइट पर, एक्सरसाइज पर रेगुलरली ध्यान दें, हमेशा बैलेंस डाइट का आप खाएं, और उसके साथ साथ जो है जो रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जहाँ तक हो शराब सिगरेट इन सारे व्यसन से अपने आप को दूर रखें। जिन भाइयों को डायबिटीज़ या फिर और कोई दूसरी लंबी क्रॉनिक बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद उसे शुगर को अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और आप इन कॉमन डिजीज से अपने आप को बचाए रख सकेंगे। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही आपने डॉक्टर पीयूष की। एक लंबी अवधि का निवेश है, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे बढ़ाने पर अगर काम कर रहे हैं, उसी से तमाम समस्याओं का निदान या बचाव हम कह सकते हैं कि वो पहले ही आप कर लेते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अनिल त्रिपाठी जी सिवान बिहार से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अनिल जी। जी मैम। जी नमस्कार अनिल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं आज 3 दिन से मेरे गला में रात्रि सोते वक्त खसखसाहट हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और नजल जाम हो जा रहा है, नाक जाम हो जा रहा है, तो क्या ये HMPV का संक्रमण हो सकता है क्या? जी, तो डॉक्टर संजय क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, देखिए अभी तो इन्होंने बहुत सारे सिम्टम्स बताए नहीं हैं, लेकिन देखिए इसमें जो नाक बंद होना या गले के पीछे थोड़ी सी खसखसाहट होना, ये आम बात है। स्पेशली जब आप मुंह खोल के सोते हैं या सीधा सोते हैं तो आपका जो मुंह है वो खुल जाता है। ऐसे में क्या होता है, मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, और जो ड्राइनेस है, ये गले की जो ड्राइनेस है, ये आम बात हो जाती है। और आजकल वैसे भी ठंडा का समय है, तो नाक बंद होना ये आम बात हो ही जाती है। बिल्कुल। ऐसे में ये कहना कि HMPV है, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि HMPV में फीवर आता है, साथ साथ में आपके खांसी, जुखाम, छींके आना, मांसपेशियों में दर्द होना, और साथ साथ में हेडेक हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और ज़्यादा होता है तो फिर आपको सांस फूलने लगता है जी। तो ये कहना ये सही नहीं होगा कि ये आपको HMP है और आपको तुरंत जांच कराना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जी, तो डॉक्टर पीयूष यहाँ पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो अलग अलग वायरसेस हैं, क्या इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं? अब तक तो जो हमारी चर्चा हुई, मुझे तो जो सभी लक्षण हैं वो एक जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला जो वायरस जो होता है, हाँ। उसमें ज़्यादातर वाले में ये शुरुआत जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से शुरू होता है, यानी कि सोर थ्रोट, गले में दर्द या यहाँ खांसी ऐसे करके हो सकता है। नाक से जो है नाक का जाम होना, नाक से जो नोजी नोजी कहते हैं वो निकलना, ठीक है। और इसके बाद जो सीवियर केसेस में जो है आपकी आवाज़ बदल जाती है, बुखार तेज हो जाता है, और फिर कुछ केसेस में जो है वो आपको जो सांस फूलने की या फिर सांस लेने में तकलीफ जो है उसकी समस्या हो जाती है। जैसे ही ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये होता है तो बुखार और खांसी की जो तीव्रता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन में सेचुरेशन जो है वो भी कम होने लगता है। तो ये सारे वायरस में आपने ठीक कहा कि जो ये सिम्टम्स जो है वो कॉमन होते हैं, और ज़्यादातर केस में जो है एक दूसरे से जो है इसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिसको कि हम लोग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो कहते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर संजय, सवाल ये है कि क्या इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है, इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं? उपचार क्या अलग अलग होते हैं अलग अलग वायरस के, कि उपचार भी इसी के आधार पर ही होता है, कि सिम्टम क्या है, लक्षण क्या हैं? देखिए, इसमें अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी कि जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सिर्फ आपको गले तक ही वो वायरल इन्फेक्शन जो गले तक ही है, तो ऐसे में हम जांच नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर पीयूष ने अभी हम पहले भी चर्चा कर ही रहे हैं जी। कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, आप अनगिनत कई सारे वायरसेस हैं जो एक जैसे सिम्टम्स करते हैं। तो ऐसे में सभी का हम लोग, और फिर ये ठीक भी जल्दी हो जाते हैं, 7 डेज में मैक्सिमम जो बीमारियां सब ठीक हो जाती है। तो कैसे में हम किस कंडीशन में हम लोग जांच करते हैं? जब वो लंग में इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। जब ये लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस फूलने लग जाता है आपका, और सैचुरेशन आपका गिरने लग जाता है, यानी कि
पल्स ऑक्सीमीटर में आप चेक करते हैं तो आपका 90 से नीचे सैचुरेशन जैसे ही आने लग जाता है तो यानी कि ये समझ लीजिए कि और आपको सांस फूल रहा है, जो आपकी गति है सांस लेने की वो तेज हो रही है, ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और ऐसे में हम लोग एक्सरे करते हैं और फिर हम लोग ऑक्सीजन लगाते हैं और फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग जांच करते हैं जिससे कि हम लोग नाक के जरिए या मुंह के जरिए एक लकड़ी में आगे रुई लगा होता है, उसको हम थोड़ा स्क्रैपिंग लेते हैं और उसको हम एक ट्यूब में डाल के एक पीसीआर जांच होती है जो कि हम भेजते हैं लैब में, उसकी रिपोर्ट 4 से 6 घंटे में आती है। वो पीसीआर से हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है। लेकिन हाँ, उस समय हमें ये डायग्नोज करना जरूरी है। कुछ इन्फेक्शन के लिए हमारे पास ड्रग्स हैं, कुछ के लिए नहीं है। जैसे इन्फ्लुएंजा है या कोरोना वायरस है उसमें हम लोग दे सकते हैं, बाकी इन्फेक्शंस के लिए नहीं है। लेकिन वहाँ डिफ्रेंशिएट करना हम लोग को जरूरी होता है। बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल आम भाषा में आपको समझ लेना चाहिए कि अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो ये टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये किस वायरस से हुआ है। जब तक कि आपकी सांस नहीं फूल रही है या पल्स रेट नहीं गिर रहा है तब तक इसे आम सर्दी खांसी की तरह ही इसका उपचार किया जाता है। तो इस बातचीत को इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ स्वरूप सिंह जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं इस वक्त। स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, एक बच्चा है मेरा 14 साल। ठीक है। वो सर्दी शुरू होते ही बीमार हो जाता है, कम से कम एडमिट कराना पड़ता है उसको 15-20 दिन। अच्छा। और इतना तगड़ा है उसको, खांसी जुकाम नाक बंद हो जाता है, बुखार आ जाता है। इसका कोई उपाय है? क्या ये बार बार होता है या अभी की बात बता रहे हैं आप? ये बार बार ही होता है जी। तो डॉक्टर पीयूष, क्या ये भी एलर्जी जैसे लक्षण लग रहे हैं? कुछ और पूछना चाहेंगे? इन्होंने ये मूल तौर पे ये बताया है कि बार बार इनके बच्चे को भर्ती करना पड़ जाता है। तो इस तरह से जो है वो आम सर्दी खांसी जो है ये नहीं लगता है। मैं इन्हें ये सलाह दूंगा कि चूंकि इन्हें बार बार भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है तो किसी बड़े अस्पताल में जा कर के, जैसे हरियाणा में वो चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ जा सकते हैं या पीजीआई रोहतक जा सकते हैं। वहाँ पर जाके जो पुराने हेल्थ रिकॉर्ड के साथ वो देख सकते हैं। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि ये नॉर्मल जो वायरस जो है, क्योंकि एक बार वायरस इन्फेक्शन होने के बाद ज़्यादातर केसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाता है। अच्छा। और उसमें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किन केसेस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें और इलाज में क्या ये बातें ये हो रही, तो हम लोग उसमें जस्ट 2-3 एक बातों को हम लोग ये जोड़ देते हैं कि ज़्यादातर वायरल इलनेसेस में जो ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव, यानी रोग के लक्षण के अनुसार और जो सिम्टम के अनुसार जो सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर बुखार है तो बुखार की दवा दे दी जाएगी। अगर नाक बंद है तो नाक खोलने के लिए जो ड्रॉप्स हैं या फिर जो टैबलेट है वो आपको दी जाएगी। ठीक है। तो इसको हम लोग सिम्टोमेटिक, जो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग होता है वो उसके बहुत ज़्यादा रोल नहीं होते हैं और उसे सिर्फ कुछ ही केसेस में ये दिया जाता है। और जैसा डॉक्टर संजय ने बिल्कुल स्पष्ट करके बताया कि ज़्यादातर केसेस में चूंकि ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं, 3-4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जांच नहीं करते हैं कि इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ये राइनो वायरस हो या एडिनो वायरस हो या कोई और दूसरा जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो। ठीक है, उन्हीं केसेस में हम लोग डायग्नोज करते हैं, जबकि ये वायरस मामूली बीमारी से ज़्यादा मॉडरेट या सीवियर केस में हो जाए, जिसे कि हम लोग सारी कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें कि सांस तेज चलने लग जाए, तेज बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, इन सभी चीज़ों में ये कहते हैं। जैसे कि कार्यक्रम के शुरू में ये बताया गया कि बच्चों में ये ज़्यादा होता है, तो हमें ऐसा नहीं सोच करके पैनिकी होना है कि चिल्ड्रेन आर एट रिस्क। अच्छा, ये सभी में होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में न सिर्फ ये HMPV वायरस बल्कि सारे वायरस जो है बच्चों में आप देखेंगे कि ज़्यादा होता है। बल्कि न सिर्फ बच्चे में बल्कि किसी भी एज ग्रुप में ये एक बराबर होता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो फिर ठीक हो जाता है। नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं, जैसे छोटे बच्चों में हुआ सर्दी खांसी बुखार हुआ या ये हुआ तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन 3-4 साल के बाद जो है बच्चों में सर्दी खांसी होने का 5 साल के बाद वो मात्रा खुद ब खुद कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन कम होता है, बल्कि इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, जो उसके लक्षण जो सिम्टोमेटिक ये डिजीज जो होता है वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो बॉटम लाइन यही है कि HMPV के कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसी बात नहीं समझनी है।
जी। क्योंकि बच्चों में जो इन्फेक्शन जो होता है पहली बार हुआ है, जो कोई भी होता है, इसलिए हम लोग जांच ज़्यादा कराते हैं। इसीलिए HMP वायरस हो गया या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो गया, जिसका कि हम लोगों ने ये अभी जिक्र किया है। जो ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं कि यानी कि जो छोटे छोटे सांस की नलियाँ होती हैं, वो भी बहुत सारे वायरल इलनेस से होता है। जी। तो जिसका कि प्रचुर मात्रा में इलाज है, और जब कभी भी इसकी आवश्यकता हो तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र जा करके आप जाके अपनी जांच करवाएं, और जब आवश्यकता हो तो बच्चों के डॉक्टर अथवा विशेषज्ञ से भी जाकर के आप मिल बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, कई बार तो बच्चों के डॉक्टर से मैंने ये भी सुना है कि अगर छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ है तो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी, यानी कि घबराने की जरूरत तो कतई नहीं है ऐसे स्थिति में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रेशन पर ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। तो किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है इस दौरान, इस बारे में बातचीत करेंगे आगे विस्तार से। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम HMPV वायरस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसके कुछ केसेस आने लग गए हैं अब भारत में भी। लेकिन इस वायरस के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स लगातार यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस आम सर्दी ज़ुकाम जो है ये होता रहता है। बहुत सालों से ये वायरस हमारे देश में है और इसके केसेस पहले भी रहे हैं, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से इससे इम्यूनिटी जो है वो भी बनती जाती है, और जैसे जैसे लक्षण होते हैं उसी हिसाब से उपचार भी किया जाता है। तो उपचार भी मौजूद है, इसीलिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, और डॉक्टर संजय आपसे जानना चाहेंगे कि अब एहतियात बरतने की बातों पर आते हैं कि किस तरह की सावधानियाँ रखें। कुछ सावधानियों के बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ें जो है संक्रमण न फैले इसके लिए हम लोग काम करते थे, वो आगे भी जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही मुझे ये भी बताएं कि जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि विरुलेंस कम है, बहुत जल्दी ये फैलता नहीं है, और जब केसेस हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में हो रहा है तो उनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं अकेले। तो जब बहुत ज़्यादा नहीं फैल रहा है, छोड़ नहीं सकते, तो क्या उस स्तर पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग या उन तमाम चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, या हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं इसमें जी। एक तो ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो सबसे पहले तो अगर आपको इन्फेक्शन है या किसी बच्चे को इन्फेक्शन है तो उसको, जैसे डॉक्टर पीयूष ने भी बताया था, कि उसको आइसोलेट कर लें। ठीक है। उसको एक कमरे में आइसोलेट कर लें ताकि वो फैले नहीं, किसी और को ना फैले। उसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें फिर आप जो कफ एटिकेट्स हैं वो रखेंगे। बच्चे का जब तक उसका इन्फेक्टिविटी जो होता है वो आप उसमें उसको आइसोलेट कर लें, स्कूल ना भेजें, क्योंकि जब वो स्कूल जाएगा बच्चा तो फिर वहाँ पे उसको इन्फेक्शन और बच्चों को फैलाने की एक साल से छोटे बच्चे हैं तो जो प्राइमरी केयर गिवर है, क्या उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिर देखिए उसमें क्या होता है कि जो एडल्ट्स हैं उनको पहले से इम्यूनिटी होती है जी। बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। ये उनके लिए नया वायरस है ना। ये वायरस अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है उनके इम्यूनिटी में, तो उनका इम्यूनिटी अभी जो इम्यून सिस्टम है उसको समझ रहा है, उसको परख रहा है, उसको जान रहा है उस वायरस को, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो एडल्ट है उसको पहले से ही ये इंट्रोडक्शन हो चुका है, इम्यूनिटी उसको डेवलप हो चुकी है, तो उसको इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात तौर पे आपको थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए जी। चाहे वो मास्क आप पहन सकते हैं या थोड़ा सा डिस्टेंसिंग भी आप रख सकते हैं। और लेकिन साथ साथ में जो डाइट का जो डॉक्टर पीयूष ने बताया कि वो बहुत ज़रूरी है।
आपको हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। आप नियमित तौर से आप फल फ्रूट का जो सेवन है वो भी करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। खास करके जो एडल्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो खैर, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको तो दूध ही पीते हैं जैसे 6 महीने से पहले हैं, लेकिन उसके बाद से भी आप धीरे धीरे आप जो फ्रूट्स का जो है वो आप दे सकते हैं। और जो एडल्ट्स हैं उनको खास करके जो अपना जो बैलेंस डाइट है वो अपना पूरा रखें, व्यायाम करते रहें और हाइड्रेशन पूरा रखें, तो ये बीमारी जो है ये ज़्यादा दूर फैलती नहीं है। और ख़ास करके अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, या फिर किसी क्लासरूम में जैसे बच्चा जा रहा है कोई, या आप भी जैसे किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि भाई कोई किसी को ऐसा कोल्ड एंड फीवर है या खांसी है, जुकाम है, तो उसको आप एहतियात पे आप बोल सकते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट ले लें ताकि ये और लोगों को ना फैले। जी जी, है ना। चलिए आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। नेपाल सिंह जी रामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी नेपाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं नेपाल जी। अरे नेपाल जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क क्षेत्र में आकर कृपया बात करें, बताएं। ठंड लग गई। ठीक है, ठंड लग गई है आप कह रहे हैं। जी चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर पीयूष अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे, जैसा कि नेपाल जी बता रहे थे ठंड लग गई है उनको, और आप ख़ास तौर पे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में हमें बता रहे, तो मैं चाहूँगी उस बात को भी आप पूरा करें। जी, सबसे पहले जो नेपाल सिंह जी की बात थी, हाँ, कि जब कभी भी ठंड लग रही हो, ठंड लगने की ये जो इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। जो आम बोलचाल में जो सर्दी खांसी जो है उसको भी हम लोग कह देते हैं कि ठंड लग गई है, तो इन सभी चीज़ में ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूर्ण तौर पर ढक करके रखें। घर में जिस किसी भी स्रोत के द्वारा जो है आप डायरेक्ट जो है वो तेज़ हवा या खुली हवा से अपने आप को बचा सकते हैं वो बचा लें, और शरीर में जो कोई भी गर्म रखने के जो साधन है उसका आप प्रयोग करें। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि इस दौरान खुद को हाइड्रेट रखना, और जब कभी भी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही हो तो डॉक्टर की सलाह पर जो उचित दवाई है उसका आपको सेवन करना पड़ेगा। ठीक है। और रही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताने के लिए, तो यहाँ कुछ मिथक है जिसके बारे में मैं विशेष तौर पे बात करना चाहूँगा कि किसी भी पर्टिकुलर दवाई के खाने से या किसी भी पर्टिकुलर भोजन पदार्थ के खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है। अच्छा। लोग कहते हैं कि अमुक दवाई खा लो, या कोई जो है लोग कहने के लिए, जो हम लोग बाजार में बहुत सारे टैबलेट ये सुनते हैं, एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेली इस दवाई को खाइए, उस दवाई को खाइए। यहाँ इस बात को समझना है कि अब तो मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर की भरमार लग गई है। जी। तो ये एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहूँगा कि इम्यूनिटी बूस्टर जैसे ऐसी किसी भी चीज़ से जो इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि विटामिन ए के टेबलेट खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगा। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है, अगर किसी व्यक्ति में अगर स्पेसिफिकली विटामिन और मिनरल की कमी नहीं है तो विटामिन का सेवन करना कई बार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा। तो सिर्फ आप जो मेडिकेशन करके जो खुद से आप विटामिन के टेबलेट को पोपिंग करते रहते हैं वो ना खाएं, वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अच्छा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये हमेशा जरूरी, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, दोहराना ना पड़ रहा, फिर भी मैं इस बार को बताना चाहूँगा कि इसका सबसे सीधा उपाय है कि आप लंबे समय तक आप एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करें। जी। ऐसे भोजन पदार्थ जो कि आपकी शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं, जिसमें कि प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वैसा हम लोग ये कह, आम बोलचाल की भाषा में सोचे तो ऐसी थाली जिसमें हर तरह की चीज़ हो, दाल हो, साग हो, सब्जी हो, अंडा हो। जो लोग मांसाहार करते हैं उसमें वो ये मांस मछली का भी जो सेवन है जो है वो भी है, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए बैलेंस डाइट के लिए। साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन रखना है कि हर दिन कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक, आजकल हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गई है, तो उससे बचने के लिए आप रेगुलर व्यायाम करें। योग, अलग अलग तरह के योग होते हैं,
उसमें आप वो योग को कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, अपने आप को बुरी आदतों से बचा करके रखें। शराब, सिगरेट या और किसी नशे या व्यसन से आप अपने आप को बचा करके रखें। और इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, जैसे डायबिटीज हो गई या किडनी की बीमारी हो गई। तो इन बीमारियों का भी आप रेगुलरली जो है डॉक्टर की सलाह पर अपना इलाज करें और उसे कंट्रोल में रखें तो ठीक हो सकता है। किसी भी पर्टिकुलर भोज्य पदार्थ, चाहे वो हेमोपैथिक हो, एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, किसी भी टेबलेट के खाने से या ऐसे करने से, या किसी लोग कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फल खा लो उससे ठीक होगा, तो इसी तरह से ज़्यादा ये खाने से जो है वो किसी भी तरह से वो आपकी इम्यूनिटी को तुरंत राहत नहीं दे सकता, तुरंत नहीं बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त फ़ोन लाइन पर, आनिया दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। नमस्ते मैडम, मुझे पूछना था कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे बहुत खांसी होती है, पर मेरे दोस्तों को नहीं होती, तो मेरे गले में कुछ खराबी है या फिर मुझे कोई वायरस हो रखा है? डॉक्टर संजय बताना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, दोस्तों को होती है और आपको नहीं होती है, तो ये तो अच्छी बात है। दोस्तों को नहीं होती है, इनको होती है बाहर जाने पर, शायद ऐसा ही कहना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार आपके जो आपकी जो इम्यूनिटी है या आपको एक एलर्जी है जिसके वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों को इनहेरेंट एलर्जी होती है, जो इंट्रिंसिक एलर्जी जिसको कहते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक एलर्जी। तो उसमें क्या होता है कि कोई एलर्जन है तो उससे क्या बार बार आपको ये एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। बट ये कोई HMPV या कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एक एलर्जिक राइनाइटिस होता है और कई सारे एलर्जिक कंडीशन होते हैं, जैसे कि एस्मा भी एक जो लोअर लंग्स में जो होता है, जो एयरवेज होती हैं उसमें ये सिकुड़न आ जाती है क्यों एलर्जी की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बार बार आपको सांस फूलना या एपिसोडिक सांस फूलना, खास करके इसी मौसम में जो एस्मा जिनको होता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और रात को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और लेकिन जिनको एलर्जी है उनको ये पेरिनियल एलर्जी प्रॉब्लम भी हो सकता है या थ्रू आउट दी जो इंट्रिंसिक जिनको जो मैंने बताया कि इंट्रिंसिक एलर्जिक वाले जो होते हैं इनको गर्मी में भी एलर्जी का वो रहता है। ऑल्दो सर्दी के मौसम में इनको ज़्यादा हो जाता है लेकिन गर्मी में भी इनको नाक से पानी आता रहेगा या फिर छींकें आते रहेंगी, गला खराब भी रह सकता है। तो ये एक इनहेरेंट एलर्जिक प्रॉब्लम है जो कि आप एक डॉक्टर से मिलके सलाह करके, एलर्जिक स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से मिलके आप इसको दवाइयाँ लेके रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। इस पर डॉक्टर पीयूष एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी लेना चाहूंगी, चूंकि आनिया जी दिल्ली से हैं तो यहाँ पर प्रदूषण हम देख रहे हैं कि इसका स्तर बढ़ा रहता है, क्या ये भी हो सकता है? जी देखिए, जैसा कार्यक्रम के शुरू में ही हमने कहा कि कुछ सिम्टम्स होते हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो सर्दी, खांसी, सांस का फूलना ये सिर्फ वायरस से ही नहीं होता है, वायरस में भी, और जैसे HMPV वायरस तो अगर आप लंबे इससे देखें तो बहुत कम मात्रा में ये होगा। वायरल ये इन्फेक्टिव इलनेस के अलावा दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। एलर्जी के बारे में बार बार डॉक्टर संजय एक बात आपको बता रहे हैं कि ये जो कुछ लोग जो हैं जिसमें इनहेरेंट प्रोपेंसिटी होता है एलर्जी का, और जिसका कि एक रूप होता है जो बार बार नाक से पानी आना, बहुत बार जो छींक का आना, छींकनी आना जो इसको कहते हैं, और जो कुछ केसेस में जो ये स्किन में जिसको कि हम लोग एलर्जिक रैशेस कहते हैं, या फिर जो ये फेफड़े में जो है अस्थमा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अस्थमा कहते हैं, उन सभी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये सिम्टम बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको कभी भी हमेशा एक वायरल इलनेस के साथ, और HMPV वायरस जो अभी इन दिनों काफी चलन और चर्चा में है, तो उसके बिल्कुल, चूंकि ये नाम बार-बार सुन रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसी से उसको करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो,
या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एचएमपी वायरस के बारे में और इसके साथ साथ सांस से संबंधी जो तमाम तरह की समस्याएं हो जाती है सर्दी के इस मौसम में, लोगों को जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाते हैं, इनके कारणों के बारे में, इनके उपचार के बारे में, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बातचीत की जा रही है इस कार्यक्रम के दौरान। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से अपना सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर संजय, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सर्दी खांसी जुकाम जैसे जो समस्याएं हैं, बहुत ही आम समस्याएं हैं और आम तौर पर हमने देखा है कि ऐसा होता है तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं। वो खासतौर पे गए, केमिस्ट से अपनी कोई दवाई ली और फिर ठीक हो गए तो ठीक है, वरना ऐसा ही चलता रहता है। तो आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे? डॉक्टर से कब संपर्क करना ज़रूरी है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कब हमारी बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है या कब हमें अगला स्टेप उठाना है और डॉक्टर से संपर्क करना है। सबसे पहले तो अगर आपका फीवर है जो जैसे 7 दिन तक, हम कहते हैं कि आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन होता है 7 दिन तक रहता है, अगर वो परसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर चल रहा है आपका और वो आपको 10 दिन हो गए, 8 दिन 9 दिन ज़्यादा हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपको एडिशनल सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि सांस फूल रहा है, अगर यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अब वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जा रहा है, आपको सांस फूलने लग गया, आपकी जो सांस लेने की जो गति है वो तेज हो रही है, उससे भी पता चलता है कि आपको सांस लेने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि आपको या तो आपको रैशेस आ रहे हैं बॉडी में, या अदर सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग होने लग जाए या कहीं और से ब्लीडिंग आपको हो रही है, जैसे खांसी में आपको ब्लड आने लग जाए। ऐसे कंडीशन में या खांसी में आपको उसका कलर चेंज होने लग जाए, जैसे कि आपको नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शन में वो वाइटिश स्पुटम आता है, लेकिन अगर ये येलोइश आने लग जाए या वो ग्रीनिश आने लग जाए या फिर वो उसमें ब्लड आने लग जाए या रस्टी कलर्ड आने लग जाए या फिर इस तरह की चीज़ें जब आती हैं और फीवर हाई ग्रेड चल रहा है आपको, तब ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत आपके अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और आजकल तो खैर हम लोग देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर आजकल कोविड के बाद से सभी के घरों में रहता है, तो उसमें भी आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं। तो वो भी अगर आपका डिप कर रहा है, वैसे नॉर्मली 99, 98, 100 तक भी रहता है, अगर वो धीरे धीरे आपका डिप कर रहा है, 94 तक आ गया और नीचे जा रहा है, तो फिर आप तुरंत उसको डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, ये वैसे तो आप लोगों ने बताया हमें कि एचएमपीवी जो है पुराना वायरस है और इसके साथ ही आम सर्दी जुकाम जैसा है, टेस्ट भी कई बार करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वही वायरस है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये सुर्खियों में चल रहा है, लोगों के मन में है कि हम कोई वैक्सीन ले लेते हैं और ये होगा ही नहीं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है मौजूद? देखिए, आज की डेट में एचएमपीवी वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं है, जिसे क्योंकि अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। नंबर 1 वैक्सीन नहीं है, इस बात को, इस जानकारी को लेकर के जो है आपको घबराना नहीं है कि हाय अब क्या होगा, इसका तो वैक्सीन भी नहीं है। वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वैक्सीन की आवश्यकता ही नहीं है। वैक्सीन हम उस केसेस में देते हैं जहाँ की इलनेस बहुत सीवियर हो और उसके बाद जो इम्यूनिटी मिलने में देर हो। जो कोई भी वाइल्ड इन्फेक्शन के द्वारा जो वैक्सीन होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ती है, वो हमेशा जो है वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी जो होता है उससे कई गुना बेहतर होता है। और ज़्यादातर वायरस में जो होता है 1-2 इन्फेक्शन के बाद वो खुद उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जो वायरल इन्फेक्शन में न सिर्फ इसके इस वाले में बल्कि इसके अलावा जो दूसरे इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन जो हैं वो कई समय से हैं, लंबे समय से हैं, लेकिन ये वैक्सीन में भी जो है ऐसा देखा गया कि इस वैक्सीन का जो एफिकेसी जो है वो 30-40% ही है। और ज़्यादातर लोगों में ये इलनेस इतना माइल्ड होता है कि उसको मास वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें समझने योग्य बात यह है
कि वैक्सीन नहीं है इस बात को लेके घबराने की या फिर पैनिकी में आने की आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन इसलिए नहीं है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वैसे तो आप दोनों ने बहुत ही आम भाषा में बहुत ही अच्छे से हमें ये समझा दिया है कि ये जो HMP वायरस है इसका हवा ना बनाए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कुछ और बताना चाहेंगे चलते चलते? तो यही बताना चाहूँगा कि ये एक माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इसी तरह से कई सारे इन्फेक्शन होते हैं जिनको हम जांच करते भी नहीं हैं, और आज से पहले कई सालों से हम लोग ये इन्फेक्शन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे जी। क्योंकि ये HMPV चाइना की तरफ से आ रहा है या वहाँ पे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फेयर फैक्टर इसमें आ गया है। लेकिन ये इन्फेक्शन 2001 से, यानी उससे 2001 में तो डिटेक्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले से ये कई मौजूद है पहले से। तो ये फिर कहना ये ठीक नहीं होगा कि आज हम लोग इसमें डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना नियमित तौर से अपना व्यायाम करिए, अच्छा खाइए पीजिए और हाइड्रेट रखिए, क्योंकि आजकल पानी कम पीते हैं सर्दियों में, तो ये सब आप करेंगे और तो नॉर्मल इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और चलते चलते डॉक्टर पीयूष, बहुत ही संक्षेप में अगर कुछ बताना देखिए, जानकारी रखें, सतर्कता रखें, पैनिकी में ना आए, और कभी भी सोशल मीडिया या फिर वो इस जैसे वो जानकारी या अपुष्ट स्रोत से जानकारी लेकर के ना ही सनसनी का शिकार बने और ना ही सनसनी को आगे फैलाएं। बिल्कुल, पूरे कार्यक्रम को आपने समराइज कर दिया डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर संजय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें अब कोई भी एक लेश मात्र भी भय नहीं होगा HMP वायरस का नाम सुनने के बाद, क्योंकि इससे हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है। और इसके साथ ही चूंकि जैसे कि पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने जाना है कि ये कोरोना से बहुत अलग है और इसमें कुछ भी नहीं रखा है डरने जैसा। बहरहाल आपको बता दें कि अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या किसी विषय के बारे में हमें सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल के जरिए आप हमें सूचित कर सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वस्थ किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। और इसके लिए अगर आप YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ स्वस्थ किसान के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।